हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज के इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, एनसी वेब या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं और उन सभी के एग्ज़ाम्स है। तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। उन सभी के पास में पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है और पॉलिटिकल साइंस में उन सभी के पास में अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन का सब्जेक्ट है, यानी वैश्वीकरण की समझ का सब्जेक्ट है। तो आज की नई वीडियो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। आज हम सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे जो आप सभी के एग्जामिनेशन में 100% इसी में से आएंगे। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि आप सभी के लिए कुछ वीडियोस पहले से ही अपलोडेड है, बाकी आप सभी के लिए अपलोड हो जाएगी। तो आप सभी को इन्हीं क्वेश्चनों को टारगेट करके अपने एग्जाम्स की तैयारी करनी है। ज़्यादा देर न करते हुए आज की अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए जो आप देख रहे हो सब्जेक्ट का नेम ही है आप सभी का वैश्वीकरण की समझ। तो वैश्वीकरण से रिलेट करते हुए दो क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में बनेंगे। एक क्वेश्चन बहुत घुमा के आएगा और एक क्वेश्चन सिंपल आएगा। यहाँ पर मैंने 4 से 5 क्वेश्चन आप सभी के सामने लिखे हैं वैश्वीकरण के ओनली, जिसमें से क्वेश्चन आप सभी के बन सकता है। तो सबसे पहले आपको दो क्वेश्चन, ये जो ऊपर वाले दो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो 100% है कि आपके एग्जाम में ये आएंगे ही आएंगे, कि ये 100% है कि आपके एग्जाम में आएंगे कि वैश्वीकरण या फिर भूमंडलीकरण ऐसे या फिर ग्लोबलाइजेशन, तीनों में से किसी भी शब्दों का इस्तेमाल करें, वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण या फिर ग्लोबलाइजेशन, तो तीनों शब्दों का अर्थ सेम ही है, तीनों शब्दों का मतलब एक ही है। आपको ये तो पढ़ना ही है वैश्वीकरण है क्या, वैश्वीकरण क्या नहीं। तो अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप इसको देखिए और कंप्लीटली इसको समझाया गया है क्या पॉइंट्स हैं, क्या पॉइंट्स लिखने हैं, क्या पॉइंट्स नहीं लिखने हैं। इसके बाद हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है वैश्वीकरण क्या है। वैश्वीकरण तो आपसे पूछा ही जा रहा है इसमें भी, लेकिन इसमें उसके विभिन्न आयाम, दो आयाम एक क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। जैसे आपसे राजनीतिक और आर्थिक, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि अकेला राजनीतिक आयाम आपसे पूछ ले, हो सकता है अकेला आपसे सांस्कृतिक आयाम पूछ ले, हो सकता है आपसे अकेला आर्थिक आयाम पूछ ले, या हो सकता है अकेला आपसे तकनीकी का आयाम पूछ ले। तो इसमें से दो आयाम आपके एग्जाम में 100% आएंगे और इन चारों में से ही होंगे। इसमें से जो राजनीतिक आयाम और आर्थिक आयाम ऑलरेडी अपलोडेड है और नीचे के जो दो आयाम है ये जल्द से जल्द आप सभी के लिए अपलोड हो जाएंगे आपके एग्जाम से पहले। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी से ये पूछा गया है वैश्वीकरण का अर्थ स्पष्ट करिए। यानी यहाँ पर भी वैश्वीकरण क्या है ये पूछा गया है, लेकिन इसके साथ साथ इसने आपको इस क्वेश्चन में ये भी बताना है कि वैश्वीकरण ने किस प्रकार राज्यों की स्वयंप्रभुत्ता को प्रभावित किया है। राज्यों की स्वयंप्रभुत्ता का मतलब क्या होता है, पहले हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो जितने भी क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको बताया कि राजनीतिक आयाम, आर्थिक आयाम, ये वीडियो अपलोडेड है, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जाकर इन वीडियोज़ को एक्सेस कर सकते हैं और वहाँ पर से आप सभी के लिए अच्छे तरीके से प्रॉपर मैनर में समझाया गया है। अब यहाँ पर हमने कहा कि वैश्वीकरण ने किस प्रकार राज्य की स्वयंप्रभुत्ता को प्रभावित किया है। राज्य का मतलब पॉलिटिकल साइंस में सरकार होता है और स्वयंप्रभुत्ता का होता है मतलब निर्णय लेना। तो अगर आप सभी ने जब ये वीडियो देखी होगी, वैश्वीकरण के राजनीतिक आयाम ही आपसे घुमा के पूछा गया है यहाँ पर कि वैश्वीकरण के राजनीतिक नकारात्मक आयाम बताने कि सरकार पहले कैसी थी वैश्वीकरण के आने से पहले, और अब सरकार के कार्यों में, सरकार के कार्य क्षेत्रों में और सरकार की संरचनाओं में क्या क्या परिवर्तन आ चुका है। इस क्वेश्चन में आपको यही एक्सप्लेन करना है। जैसे मैं कुछ आपको हिंट देता हूं, तो राज्य की जो स्वयंप्रभुत्ता है उस पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा है और इसका सकारात्मक प्रभाव भी पड़ा है। नकारात्मक स्वयंप्रभुत्ता पर प्रभाव ये पड़ा है कि राज्य के ऊपर आज हमें बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, पहले हम राज्य के ऊपर ही फुल्ली डिपेंडेंट थे, लेकिन अब हम फुल्ली राज्य के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट नहीं होते। कुछ वेरियस पॉइंट है जैसे जिन पे हम कह सकते हैं। सबसे पहला, जैसे पहले हमें संचार के साधन या फिर इसके अलावा समाचार पत्र, न्यूज़ आउटलेट्स, इन सभी चीज़ों के लिए गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पे ही डिपेंड रहना पड़ता था। सरकार की तरफ से जो भी रेडियो में, समाचार में या फिर समाचार पत्रों में जो भी खबरें छापी जाएंगी आपको वो मिलेगी। आपको अगर अपने किसी मित्र को, दोस्त को कोई पोस्ट भेजनी है तो वो सिर्फ आप लोगों के लिए डाक की तरफ से ही जाएगा, तो वो उस पर कंट्रोल गवर्नमेंट का होता था। तो अब देखो आज के समय में इनका दायरा वैश्वीकरण के आने से बदल चुका है। आज बहुत ही कम लोग हैं, ऑफिशियल्स पोस्ट ही हैं जो आप सभी के पास में ऐसी आती है। विदाउट अनऑफिशियल्स हम डायरेक्टली हम क्या करते हैं, व्हाट्सअप, फेसबुक या फिर और दुनिया भर के सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके थ्रू हम अपने फ्रेंड्स से, रिश्तेदारों से या जो भी आप लोगों के कलीग्स हैं उन सभी से आप
कनेक्ट होते हो। तो यहाँ पर आप सब देख रहे हैं वैश्वीकरण के कारण राज्य की स्वयं प्रभुत्ता कैसे प्रभावित हो रही है, राज्य का जो दायरा है वो प्रभावित हो रहा है। पहले सरकार ही सबके लिए रोजगार प्रोवाइड कराती थी, सरकार ही सबके लिए एजुकेशन, स्वास्थ्य, इन सब की व्यवस्था करती थी। लेकिन अब देखेंगे वैश्वीकरण के आने से प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा मिल रहा है, प्राइवेट कंपनियों को बढ़ावा मिल रहा है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी आप सभी को जरूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये है कि वैश्वीकरण ने किस प्रकार देशों के बीच में असमानता को बढ़ाया है। तो देशों के बीच में असमानता को कैसे बढ़ाया है, इसमें तीनों जो आयाम, देखो आयाम अगर आपने अच्छे तरीके से समझ लिए और मैंने वैश्वीकरण की कुछ विशेषता या वैश्वीकरण क्यों अपनाया जा रहा है ये सब वीडियोस भी बनाई है। अगर आप लोगों ने ये चीज़ देख ली कि वैश्वीकरण के आयाम अच्छे से पढ़ ले तो आपको वैश्वीकरण से रिलेट करता हुआ कोई भी क्वेश्चन हो वो ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप आंसर जरूर लिख दोगे। तो वैश्वीकरण ने असमानता को बढ़ा दिया, बिल्कुल बढ़ा दिया। जो गरीब देश है वो आज भी गरीब है और विकसित देश जो है पूरी तरीके से, पहले क्या होता था कि कोई देश अपनी कॉलोनीज युद्ध में किसी देश को हराकर वहाँ पर स्थापित करता था और उसे उपनिवेश अपना गुलाम बना लेता था उस देश को। लेकिन आज के समय में जो है तकनीकों का दौर है, तकनीकों की वजह से बहुत सारे गरीब देश हैं उन्हें ऋण दिया जाता है, उन्हें ऋण चक्कर में फंसाया जाता है और ताकतवर देश क्या कर रहे हैं, आज उन पर पूरी तरीके से डोमिनेट कर रहे हैं। जैसे अमेरिका कर रहा है, चाइना कर रहा है, ऐसे बहुत सारे जो विकसित देश हैं वो दूसरे ऐसे अपने से जो भी कमज़ोर देश हैं उनके ऊपर अपनी कंपनियां स्थापित करके उनके संसाधनों को तेज़ी से दोहन करती जा रही है। तो इनके बीच में असमानता बढ़ रही है। जो विकसित देश हैं वो और अमीर होते जा रहे हैं, जो गरीब देश हैं वो और गरीब होते जा रहे हैं। विकसित देशों के जो जितने भी रिसोर्सेज है, संसाधन है, वो सारे के सारे सुरक्षित ही हैं। लेकिन आज के समय में जो हमारे ऐसे देश हैं, जो गरीब देश हैं, उनके संसाधन भी तेज़ी से खत्म होते जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है वैश्वीकरण को अपनाने के पीछे क्या कारण है। तो वो सारी बातें जो वैश्वीकरण के लाभ में, जैसे वैश्वीकरण के कारण रोजगार बढ़ रहा है देशों में, वैश्वीकरण के कारण एफडीआई बढ़ रही है देश के अंदर, वैश्वीकरण के कारण देशों की अर्थव्यवस्थाओं में सुधार हो रहा है, वैश्वीकरण के कारण हमारे देश में नई नई तकनीकें आ रही है। तो वो सभी पॉइंट्स जो आप सभी को राजनीतिक आयाम के अंदर फायदे वाले पॉइंट लग रहे हैं, तो वो सारे के सारे कारण आप इसमें डाल सकते हो कि भाई वैश्वीकरण को अपनाने के पीछे ये कारण है, ये कारण है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की उत्पत्ति के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को बताना है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो है ये 1918 के बाद से शुरू होता है। जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद से ही हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उस समय कोई भी एक ऐसी महाशक्ति नहीं थी। तो अमेरिका के उस समय राष्ट्रपति, तत्कालीन राष्ट्रपति थे जिनका नाम था वुडरो विल्सन। उन्होंने पूरी दुनिया के सामने ये प्रस्ताव रखा था कि अगर हम क्या करें, पूरी दुनिया में एक ऐसी संस्था बना दे जो देशों के बीच में विवादों को रोक सके तो शायद हम युद्ध से बच सकते हैं। तो ऐसे ही किया गया, राष्ट्रसंघ की उत्पत्ति हुई। परंतु ब्रिटेन, फ्रांस और जितने भी युद्ध में जीते हुए देश थे अमेरिका को छोड़कर, उन्होंने राष्ट्रसंघ को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया कि उसको अंदर अमेरिका खुद भी शामिल नहीं हुआ, जो कि खुद ही राष्ट्रसंघ का समर्थक था। अमेरिका खुद भी उसके अंदर शामिल नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने राष्ट्रसंघ के थ्रू जर्मनी के ऊपर अत्याचार किए, या फिर उन्हें पता था कि राष्ट्रसंघ में बहुत सारी कमियां थी इसीलिए वो शामिल नहीं हुए। आगे चल के राष्ट्रसंघ भी जो है हम देखते हैं विफल हो जाता है क्योंकि जर्मनी पे राष्ट्रसंघ के द्वारा बहुत सारे प्रतिबंध लगाए गए थे। लेकिन 1933 के बाद से ही जो जर्मनी है, हिटलर है, उसने सारे प्रतिबंध खत्म कर दिए, अपनी हथियार बनाना शुरू कर दी, सेना बनाना शुरू कर दी, गुलाम बनाना शुरू कर दिए और दूसरे देशों पे हमला करना भी शुरू कर दिए। तो इसके साथ साथ हम देखते हैं कि उस समय जो राष्ट्रसंघ था वो कुछ नहीं कर पाया। आगे चल के 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हो जाता है। राष्ट्रसंघ को क्यों बनाया गया था, इसीलिए बनाया गया था ताकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर से दुनिया को बचाया जा सके, परंतु राष्ट्रसंघ विफल रहा। और यही देखकर हमने देखा आगे चल के 1945 में जब अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को पे 51 देशों ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र संघ इसका नाम दिया और इसके अंदर कुछ जो पहले की कमियां थी उन सभी कमियों को दूर करके इसको एक दोबारा से एक रिकंस्ट्रक्ट किया और इसको इस तरीके से इसका उत्पन्न हुआ, इस तरीके से इसका विकास हुआ। होपफुली आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगी। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रधान अंग और इसकी संरचना बतानी है। तो संरचना के अंदर इसके कार्य भी लिखने, ध्यान रखना है, अगर कार्य ना भी लिखा है तो भी कार्य लिखना है। तो ये क्वेश्चन आप सभी के लिए रात पे अपलोड हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आप सभी के लिए जल्द से जल्द मैं अपलोड कर दूंगा अगर आप लोगों को नहीं मिला है तो। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए ये है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की इसमें आपको आम सभा और सुरक्षा परिषद के कार्यों का वर्णन। तो ये इतने दो बड़े टॉपिक हैं कि इनके बारे में अलग से भी पूछ सकता है, शॉर्ट नोट में भी पूछ सकता है। तो आप इनके कार्य को जरूर कर लेना। संयुक्त राष्ट्र संघ के संघ के उद्देश्य भी पूछे जा सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्य पूछे जा सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है। एक तो इनकी असेंबलीज वगैरह के जो कार्य हैं, इनके संरचना के कार्य वो अलग है, और पूरी संयुक्त राष्ट्र संघ के अगर हम कार्य और उद्देश्य करें तो वो कार्य अलग होते हैं। तो वो डिफ्रेंशिएट आप सभी को रात से पहले, आपके एग्जाम से पहले मैं क्लियर करवा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
है आप सभी के लिए, विश्व व्यापार संगठन जिसे हम बोलते हैं WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी उत्पत्ति का आपको वर्णन करना है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे नहीं हुई। तो इसमें ब्रिटेन वुड्स प्रणाली को एक्सप्लेन करना है। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन मैंने आप सभी के लिए वही बनाया है कि ब्रिटेन वुड्स प्रणाली क्या है। अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, मैंने इसको पहले भी एक्सप्लेन किया है और अच्छे तरीके से प्रॉपर वे में एक्सप्लेन किया है। और ब्रिटेन वुड्स के क्या परिणाम निकले, तो ब्रिटेन वुड्स वाली जो वीडियो है उसके अंदर आप सभी को ये अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाराष्ट्रीय निगम TNCs क्या है, तो ये क्वेश्चन आप सभी के लिए अपलोडेड है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ये पूछा गया है कि आज के समय में विश्व स्तर पर TNC के वैश्वीकरण की वजह से TNC के देशों के ऊपर क्या प्रभाव पड़े। क्वेश्चन ये है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ी सी जटिल भाषा लिखी हुई है कि भाई विश्व स्तर पर वैश्वीकरण के आने से TNC के यानी इसके क्या प्रभाव पड़े, TNC के क्या प्रभाव पड़े। तो TNC के आने से वैश्वीकरण के तौर पर क्या प्रभाव पड़े, इस क्वेश्चन में आप सभी को ये एक्सप्लेन करना है। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए अपलोडेड है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा। अब ये मत कहना कि सर ये उस कोर्स का है, टॉपिक सेम है, चीज़ें सेम है, तो आपको पढ़ना है, अच्छा आंसर लिखना है। अब इतना टाइम नहीं बच गया आपके पास में कि मैं अलग से जितनी सारी वीडियोस है मैं आपके लिए बना सकूं, तो इसीलिए जो ऑलरेडी बनी हुई है और आपके टॉपिक से मैच करती है, आपको वही चीज़ लिखनी है, पेपर में वही चीज़ पूछने वाला है, तो आप सेम चीज़ें लिख सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं लिख सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए ग्लोबल वार्मिंग। तो ये वीडियो मैंने आपके हिस्ट्री के पेपर में भी बनाई थी, हिस्ट्री में भी ये इसका कॉन्सेप्ट था, जैव विविधता का भी हिस्ट्री में भी कॉन्सेप्ट था। तो आप इसके लिए देखो, नाम जैव विविधता, ये चाहे हिस्ट्री में पढ़ो, ह्यूमन राइट्स में पढ़ो या फिर पॉलिटिकल साइंस में पढ़ो, सेम ही बात है। जब टॉपिक सेम है तो चीज़ें भी सेम है। ऐसे चिपको आंदोलन भी था, कल के पेपर में भी आपके आया और इससे पहले ह्यूमन राइट्स वाले में भी आया था, तो सेम ही चीज़ थी उसके अंदर। चिपको आंदोलन, तो चिपको आंदोलन उसके बारे में बताना है, लेकिन क्वेश्चन अगर घुमा दिया गया है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर लिखना होता है। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसकी वीडियो अपलोडेड है। अगला क्वेश्चन है जैव विविधता से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन भी अपलोडेड है। जैव विविधता के क्या लाभ हैं, ये क्वेश्चन भी आप सभी के लिए अपलोडेड है। जैव विविधता क्या है, प्रीवियस वीडियो जो सबसे मोस्ट पॉपुलर है, जिसपे 2 लाख से भी ज़्यादा व्यूज़ है, उस वाली वीडियो को देखेंगे तो आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। उसके अंदर जैव विविधता के लाभ और जैव विविधता दोनों ही समझाया गया है। मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप सारे के सारे लिंक, एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा आप सभी को अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन वाला, उस प्लेलिस्ट पे आपको क्लिक करना है, पूरी की पूरी वीडियो आ जाएगी और सीरियल वाइज नाम लिखा होगा उस पर। जो भी टॉपिक देखना है उस पर क्लिक कीजिए और सामने वीडियो आपके ओपन हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है जैव विविधता के हास्ट के क्या कारण है। तो हास्ट का मतलब होता है जैव विविधता क्यों खत्म हो रहा है। तो जैव विविधता के खत्म होने के कई कारण है। मानव की एक्टिविटीज़ जैव विविधता को खत्म करवा रही है, ह्यूमन जो है उसके कारण, ह्यूमन के कारण, प्राकृतिक आपदाओं के कारण या फिर इनका संरक्षण न होने के कारण, तो कई सारे कारण हैं इनके अंत होने के। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए पूछा गया, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से आप क्या समझते हैं। आपको अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को एक्सप्लेन करना है। ये वीडियो भी आप सभी के लिए ऑलरेडी अपलोडेड है। और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के उत्पन्न होने के क्या कारण है, तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो ये वीडियो भी अपलोडेड है, आप इस वीडियो को देख सकते हैं पूरा का पूरा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को कम करने के लिए क्या प्रयास किए गए। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए रात को आएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करके जाना, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन अलग से भी आपके बनता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा पर्यावरण के संरक्षण करने में क्या कदम उठाए गए। तो ये क्वेश्चन आप सभी के लिए मैंने ह्यूमन राइट्स में भी बताया था और हिस्ट्री में भी बताया था, तो सेम चीज़ है, आप ह्यूमन राइट्स वाला इसमें कर सकते हो। आप लोगों ने वही नोट्स बना रखे हैं तो वही वाला आप पढ़ सकते हो। अगला है अंतर्राष्ट्रीय जो आतंकवाद है, या आतंकवाद सिंपल ही है, इसके टाइप बताने, प्रकार बताने। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विश्व स्तर पर पर्यावरण को संरक्षण करने में विश्व व्यापार संगठन की क्या भूमिका है, संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या भूमिका है। अब इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस और भी बनते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। इसलिए यहाँ पर मैंने आप सभी के लिए इस पर मेंशन नहीं किया है, मैं अलग से आप लोगों को बताने वाला हूँ, क्योंकि टाइम कम था तो इसीलिए उस जगह पर मैं आपके लिए मेंशन नहीं कर पाया। सबसे पहले WB भी पढ़ना है आपको, वर्ल्ड बैंक भी पढ़ना है आपको, WTO भी पढ़ना है और आपको IMF भी पढ़ना है। तो एक क्वेश्चन तो इन 3 टॉपिक से 110% है, पक्का आएगा ही आएगा। अधिकतम 2 टॉपिक पक्का आएंगे, तो एक तो मिनिमम अगर कम से कम पूछा तभी भी एक पक्का आएगा इन तीनों में से। तो WB के कार्य, WTO के कार्य, IMF के कार्य, तीनों के कार्य पढ़ने सबसे पहली बात। इसके बाद IMF की संरचना पढ़नी है, WB की संरचना पढ़नी है, WTO की निर्णय प्रक्रिया पढ़नी है। ये जितनी भी वीडियोस हैं आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है जो उसके अंदर मिल जाएगा, आप सारी की सारी वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। अभी तक आप सभी के लिए जितनी भी वीडियोस अपलोडेड, आप उन सभी वीडियोस से गो थ्रू जरूर हो। ऐसे नहीं कि मैंने ये क्वेश्चन बताया, WTO से क्वेश्चन, इन तीनों से 2 क्वेश्चन पक्का है, बनना ही बनना है। तो आप उन वीडियोज़ को देखें, अगर कोई भी डाउट आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।